हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था एंड नाउ वील स्टार्ट विद पार्ट 2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले इस बॉक्स के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर दिया हुआ है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का क्या मतलब होता है? कंटामिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं फूड के अंदर, और ये हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि आपका केमिकल्स हो गया, डाइल्यूटेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें। दूसरा पढ़ते हैं अडल्ट्रेशन के बारे में। अडल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे खाने की क्वालिटी को कम कर दिया जाता है बाय एडिशन ऑफ समथिंग और बाय डिक्रीजिंग समथिंग। ये इंटेंशनली भी हो सकता है और ये बायोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन भी हो सकता है। ओके ये कैसे हो सकता है? केमिकल कंटामिनेशन, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये इस सब चीज़ों के थ्रू हो सकता है। अभी थर्ड थिंग इज़ अडल्ट्रेंट्स। अडल्ट्रेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो फूड प्रोडक्ट्स को अनसेफ बनाते हैं। खाने में जैसे हम कुछ चीज़ खा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो अनसेफ है हमारे लिए, तो वो अडल्ट्रेंट्स और बेसिकली वो प्रोडक्ट जो अडल्ट्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि फूड क्वालिटी का मतलब कि उस चीज़ की कंज्यूमर के लिए क्या वैल्यू है। ठीक है, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है आपका नेगेटिव एट्रीब्यूट एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट। नेगेटिव एट्रीब्यूट के अंदर चीज़ें आती हैं जैसे स्पॉइलेज हो गया, कॉन्टामिनेशन हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया। पॉजिटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? टेक्सचर अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, कलर अच्छा है, ये सब चीज़ें आ गई आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट के अंदर। तो फूड क्वालिटी में सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, जो देखी जाती है। ठीक है, तो फूड क्वालिटी के अंदर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की कंज्यूमर के लिए क्या वैल्यू है, राइट। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट और ये क्या क्या होते हैं, वो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फूड स्टैंडर्ड्स से। फूड स्टैंडर्ड्स, इफ़ेक्टिव फूड स्टैंडर्ड और एक कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हर कोई अपनी मनमानी करेगा, जिसका जो मन होगा वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, ख़राब है चाहे कैसा भी है वो यूज़ करेगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4 लेवल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है आपका कंपनी स्टैंडर्ड, फिर है आपका नेशनल स्टैंडर्ड्स, थर्ड है आपका रीजनल स्टैंडर्ड्स और फिर है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं ये कंपनी अपनी खुद प्रिपेयर करती है, पर ये कॉपीज़ होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स इशू करती है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी विच इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो कि आपने सुना भी होगा। और कोई भी आप फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड, उसके पैकेट के पीछे FSSAI का मार्क ज़रूर होता है। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इशू करती है ये FSSAI। ठीक है, ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, ये इसको इशू करती है नेशनल स्टैंडर्ड्स को। थर्ड है आपका रीजनल स्टैंडर्ड्स। रीजनल ग्रुप्स विद सिमिलर जोग्राफिकल क्लाइमेट एक्सेट्रा, इनका होता है लेजिस्लेशन स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी, तो ये रीजनल ग्रुप्स हो गए। फिर है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके अंदर आपका है एक तो ISO और एक है आपका CAC। फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड दूसरा है आपका कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर। वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला है आपका ISI मार्क BIS का, दूसरा है आपका एग मार्क। ये दोनों वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन हैं। अगर वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के बारे में आता है तो आप ISI मार्क
BIS का, उसके बारे में लिखेंगे और एग मार्क के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं ISI मार्क क्या है। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये डील करता है विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड रन्स अ वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम जो है आपका ISI मार्क, जो है आपका प्रोसेस्ड फूड के लिए। ठीक है, तो ISI मार्क जो है आपका वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है। ठीक है, BIS का है ये। दूसरा है आपका एग मार्क, ये वॉलंटरी स्कीम, ये भी वॉलंटरी स्कीम है और ये है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके पीछे आपको एग मार्क मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखनी है वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर, ISI मार्क एंड द सेकेंड वन इज़ एग मार्क। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जैसे कि इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इतने सारे लॉज हैं, तो अब गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे चीज़ों को हैंडल करना। तो इस चीज़ के लिए इन सब को, इन लॉज को, इन स्टैंडर्ड्स को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने का डिसाइड किया गया, विच इज़ थ्रू FSSA, विच इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में ये आया, जिसके अंडर ये सारी चीज़ें आई। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है, इस एक्ट का क्या क्या चीज़ें हैं इस एक्ट के अंदर। ओके, सो FSSA जो है वो इस चीज़ के लिए है कि वो रेगुलेट करे कि जितने भी सारे फूड लॉज हैं वो सब ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये जो आपका FSSAI है, विच इज़ फूड स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ FSSA के अंडर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये सिंपल सी चीज़ है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एंड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट वगैरह, इस सब चीज़ों के लिए। अब इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं। प्रोविज़न ये है कि हाइजीनिक कंडीशन के अंदर खाना बनना चाहिए। ठीक है, जो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब हम पढ़ते हैं आगे। अब जो इस बॉक्स के अंदर आपको FSSAI के बारे में दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने आप रीड कर लेना एक बार कि FSSAI के बारे में क्या क्या चीज़ें गिवन है, कि अगर पेपर में अलग से आ गया कि FSSAI के बारे में बताओ, तो आप इनमें से पॉइंट्स जो हैं अपने हिसाब से जो भी आपने लर्न किए हैं वो आप लिख सको। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में। बेसिकली इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका CAC, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। दूसरा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं CAC के बारे में। तो CAC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी क्या होता है कि जब डिफरेंट कंट्रीज़ एक साथ मिलकर कुछ करती हैं तो उसको इंटर गवर्नमेंटल बोलते हैं। तो ये है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। मेन चीज़ जो CAC के अंदर याद रखनी है, फर्स्ट इज़ दिस कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एंड द सेकेंड कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि इस्टेब्लिश करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ताकि प्रोटेक्ट हो सके कंज्यूमर्स की हेल्थ। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट CAC इज़ दिस कि इंडिया CAC के अंदर मेंबर है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है इसके बारे में कि CAC पब्लिश करता है डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसका मतलब है फूड कोड। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस हैं, गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। CAC के बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, दूसरा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड वन कि इंडिया इसमें किसके थ्रू मेंबर है, एंड द फोर्थ इज़ जो डॉक्यूमेंट वो पब्लिश करता है कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, वो उसके बारे में आपको याद रखना है। अब एक बॉक्स के अंदर गिवन है आपको PFA विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये एक्ट होगा अडल्ट्रेशन
जो होता है फूड के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये उस चीज़ के लिए एक एक्ट आया था 1954 में। थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेना कि 1950 आता है कि PFA के बारे में बताओ ये कब आया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब आप रीड कर लेना, ठीक है। और ये सब भी दे रखा है कि इस PFA के अलावा जो भी और भी काफ़ी सारे एक्ट्स और ऑर्डर्स आए थे, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, एंड द सेकेंड वन इज़ मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एंड द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर। 3 चीज़ों के बारे में ये और पढ़ लेना अपने आप। ओके, सो जितने भी लाइक फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के अंदर, इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर बन रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सब को जो भी प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको वो चीज़ें पूरी करनी है। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर कि आपको वो सब रिक्वायरमेंट्स जो जो बताई गई हैं उस एक्ट के अंदर वो आपको फुलफ़िल करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं ISO के बारे में, विच इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन है, ठीक है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन। इसका मिशन है प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसको प्रमोट करना इसका मिशन है, और फैसिलिटेट करना जो भी एक्सचेंज और सब कुछ हो रहा है, और कोऑपरेशन बना के रखना, ठीक है, इन द स्फेयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन सब के बीच में कोऑपरेशन बनाकर रखना। तो ये है आपका ISO। इसके बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन है, इसका मिशन है प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को और कोऑपरेशन बना के रखना इन द स्पेयर्स ऑफ जो ये एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इन सब के बीच में कोऑपरेशन बना के रखना, ठीक है। आगे एक डिफरेंस दिया हुआ है टेबल के अंदर कि कोडेक्स और ISO के बारे में एक डिफरेंस है कि सबसे पहले कोडेक्स ये एक नेशनल रेगुलेशन है, ठीक है, इज़ यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशन। ये वॉलंटरी है, ये स्लो है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है ये हर 5 साल के बाद रिव्यू होते हैं, और ये डिस्क्राइब करता है मिनिमल एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस, और ये डिस्क्राइब करता है करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये डिफरेंस एक बार पढ़ लेना। अब आते हैं WTO के बारे में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुआ 1995 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेड है वो आराम से फ्रीली, स्मूथली हो, ठीक है, और अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो ट्रेड के उसमें, तो उनको सेटल कराना। तो ये है WTO का मेन ऑब्जेक्टिव। अब अगर हमको एक ये जो इम्प्लीमेंटेशन इनके करनी है स्टैंडर्ड्स की, तो एक स्ट्रॉन्ग फूड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। तो एक इफ़ेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ फूड इंस्पेक्शन, और दूसरा है आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटी। एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। फूड इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि ये कंफर्म करना कि वो प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम इंस्पेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, राइट। तो ये इंश्योर करना, तो ये जो आपका फूड इंस्पेक्शन है वो ये इंश्योर करेगा कि सब जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हैंडल किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं, वो सब जो है रेगुलेशन और लेजिस्लेशन के अंडर ही किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो है वो अपॉइंट करते हैं फूड इंस्पेक्टर्स को, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें स्टेटस ऑफ क्वालिटी कन्फर्मिटी टू स्टैंडर्ड्स इन देयर लेबोरेटरी। दूसरा है एनालिटिकल कैपेबिलिटी, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एनालाइज करने की कैपेबिलिटी। अब वो प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी बनाया गया, प्रोसेस किया गया है, वो सही ढंग से बनाया गया नहीं बनाया गया, उसके लिए एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी होनी चाहिए, ताकि प्रोसेस हम आराम से एनालाइज कर सकें कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से बनाया गया है नहीं बनाया गया है। उसके लिए वेल ट्रेन्ड लोगों की ज़रूरत भी है, ताकि वो समझें उस लेबोरेटरी के बारे में और उसको अच्छे से हैंडल कर सकें, राइट। उनके पास नॉलेज हो उस लेबोरेटरी मैनेजमेंट, उनके पास स्किल हो लेबोरेटरी मैनेज करने की, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी ये सब चीज़ें आती हैं। अभी इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको डिस्कस करेंगे,
और HACCP डिस्कस करेंगे और स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद एक वीडियो और इस चैप्टर की होगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स हैं आपको चैप्टर में से तो कुछ भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है मैंने, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आई विल रिप्लाई यू। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।